कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे आपके जो आर्मी जीडीओ ट्रेडमैन का जो ओरिजिनल पेपर आता है वो कैसा पेपर आता है और अब कौन सा लेवल का पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, वो पूरी चर्चा इसमें करेंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल जो आर्मी के नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नया बैच स्टार्ट हो चुका अपना, उनको ये लेवल बता देते कि किस तरह का पेपर आता है, ओरिजिनल पेपर। ठीक है, बिल्कुल। और साथ ही में एमएस की भर्ती भी आ चुकी है, 43,800 कुछ पदों की है, बहुत मोटी वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। और आर्मी अग्निवीर की भी नई भर्ती आ चुकी है, नवंबर में आपके एग्जाम होना संभव है। एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। बिना किसी देरी के और क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने कि कौन सी पत्रिका थी जो आपके महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। यंग इंडिया, स्वतंत्र केसरी, इंडिया मिरर या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो मेरे लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है यंग इंडिया। कौन सी होगी इसकी? यंग इंडिया इसका राइट ऑप्शन होगा, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी थी? यह साप्ताहिक पत्रिका थी जो आपके महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। किस भाषा में लिखी गई थी ये किस भाषा में प्रकाशित थी? आपकी अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, आज का पेपर ओरिजिनल पेपर रहेगा आपके आर्मी जीडी के लेवल का। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। तो लाडले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके सर रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बात करेंगे कब मिला था इन्हें? 1913 में मिला था। किस उपलक्ष्य में मिला था? आपके गीतांजलि के उपलक्ष्य में इन्हें मिला था, साहित्य के रूप में। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 1 मई, 8 मई या 4 दिसंबर? छाप दीजिए देखें एक बार। और एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर दे, जितने भी मेरे लाल जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर कर दे। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में पहुंचा दी जाए। बिल्कुल, आज का ओरिजिनल पेपर आपके आर्मी की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है विश्व रेड डे या विश्व रेड क्रॉस डे आपका कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। बात करते हैं 8 मार्च को महिला दिवस, और महिला दिवस के रूप में राजस्थान में एक उपलब्धि बनाई हुई है कि इस दिन रोडवेज किराया माफ रहता है महिलाओं का। ठीक है, महिला दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस, कौन सा है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करेंगे 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। कौन सा दिवस? नौसेना दिवस। ये दिवस से रिलेटेड आपके आर्मी में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब नौसेना दिवस अगर 4 दिसंबर को मनाया जाता है तो लाडले वायुसेना का भी बता दीजिए गुरुजी, और थल सेना का भी बता दीजिए। तो वायुसेना 8 अक्टूबर। ठीक है, बिल्कुल सर। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस लाडले 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे। ठीक है, साथ में लिखते जाइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगली बात करते हैं दिल्ली पुलिस का जो जीत बैच चल रहा है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत मोटी वैकेंसी है, 7,547 पदों की वैकेंसी है, और आशा करते हैं एग्जाम तक ये पोस्टें बहुत बढ़ जाएगी, लगभग 10,000 के लमसम हो जाएगी। हर बार बढ़ती है, इस बार भी 100% बढ़ने की संभावना है। और साथ ही में आपके जो जीत बैच चल रहा है जिसमें आपके ओरिजिनल पेपर भी साथ में
पेपर सेट भी करवाया जाता है, आपका साइंस का बैच चलता है और साथ में आपके मैथ्स की क्लास भी चलती है और रोज सुबह 7 बजे ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है, वो लेना न भूले कतई, वो आपके आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल सर, जो आर्मी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1955, 1966, 1910 या 1911? कब हुआ था आप सभी बच्चे बता दीजिए। देखें एक बार, बिल्कुल, और एक बार सेशन को भी शेयर कर दो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। देखते हैं ताशकंद समझौता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है आपके। ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपके 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। अगर डेट और पूछ ली जाए आपको तो 10 जनवरी, कब है? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। किन किन के मध्य? भारत के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, बिल्कुल सर। और पाकिस्तान के पीएम, किसके? पाकिस्तान के पीएम कौन थे? अयूब खां। इनके मध्य यह समझौता हुआ था आपके 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे 1955 में। 1955 में किसका जो स्थापना हुई थी 1955 में, वो किसकी हुई थी? इसके बारे में बताइए। देखिए 1955 बहुत बार पूछा जाता है। 1 जुलाई 1955 एसबीआई की स्थापना दिवस। इसकी एसबीआई, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आर्मी जीडी में बहुत बार ये पूछा गया है एसबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर डेट पूछा जाए तो 1 जुलाई लिख लेना चाहिए, और वैसे सन पूछा जाए तो 1955। बात करेंगे 1910 की, तो 1910 में किसकी स्थापना हुई थी? आपके हिताशी पेमेंट बैंक की। किसकी? हिताशी पेमेंट बैंक की। हिताशी पेमेंट बैंक, साथ में लिखते जाइए सभी बच्चे, बिल्कुल लिख लीजिए। बात करेंगे 1911 में, तो 1911 से क्या हुआ था मेरे लाडले? आपके जो कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनी थी, नई दिल्ली कैपिटल बनी थी भारत की। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, लिख लिया? बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सेमोर, क्रेई, आईबीएम, सीडेक या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा किया गया था इसके बारे में बताइए। देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है सेमोर क्रे के द्वारा आपके सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आपके डिजाइन किया गया था। अगर वो संस्था का नाम पूछ लिया जाए तो संस्था कौन सी थी? वो सीडेक। अगर संस्था का नाम पूछा जाए तो सीडेक वो संस्था थी जिसके द्वारा ये विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले डिजाइन सेमोर क्रे के द्वारा, संस्था का नाम पूछ लिया जाए तो सीडेक। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए साथ में। फिर बात करेंगे अगले की कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सभी पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे आपके दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की।
आर्य समाज की स्थापना की थी। और बात करते हैं अब आपके केशव चंद्र ने किसकी स्थापना की थी? बिल्कुल मिलता जुलता है आपके राजा राम मोहन राय की तरह ही, ये भारतीय समाज सुधारक संसद है। बिल्कुल, तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसीलिए कहा राजा राम मोहन राय की तरह ही मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, बिल्कुल सर, यह तीनों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बैटरी, बिजली, सूर्य या घर्षण? तो कौन हो इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, देखे जल्दी से, और एक बार शेयर भी जरूर कर दे सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य का प्राकृतिक स्रोत होता है आपका ऊर्जा का सूर्य। और ऊर्जा के अलावा आपके प्रकाश का भी क्या होता है? ऊर्जा और प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव हृदय, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके बारे में बता दीजिए, देखिए एक बार सभी बच्चे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी है? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके सबसे छोटी ग्रंथि की। बड़ी ग्रंथि का बता दिया गुरुजी, छोटी ग्रंथि का भी बता दीजिए। तो बात करते हैं छोटी ग्रंथि। तो छोटी ग्रंथि कौन सी है आपकी? पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी या फिर पीयूष या फिर मास्टर ग्लैंड? ठीक है, ये तीनों नाम आपके किस ग्रंथि के नाम है? सबसे छोटी ग्रंथि, जो कहां पे है? मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के समान। किसके? मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, मस्तिष्क में होती। और जस्ट इसके ऊपर कौन सी होती है आपकी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। भूख प्यास नहीं लगती है किस ग्रंथि के कारण? आपके हाइपोथैलेमस की ग्रंथि के कारण। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आपके मास्टर ग्लैंड। सभी ग्रंथियों पर अधिपत्य किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी किसका अधिपत्य रहता है? हाइपोथैलेमस का। इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जबकि इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वर्दी में सहायक कौन सी होती है आपकी? पीयूष ग्रंथि। और भूख प्यास नहीं लगती है वो किस ग्रंथि के कारण? आपके जो आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण, न कि लवेरिया रोग है। कई बच्चे बोलते हैं कि रात को नींद नहीं आती, प्यास नहीं लगती, तो लाडले वो लवेरिया रोग नहीं है, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि तेरा काम नहीं कर रही, इसलिए टाइम पे दवाई पानी ले, तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं हृदय। मानव का हृदय 4 कोशिकीय होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। मेंढक का कितना कोशिकीय होता है? मेंढक का 3 कोशिकीय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 अलिंद और 1 नीले, जबकि पुरुषों में क्या होता है? 2 अलिंद और 2 नीले। ठीक है, बिल्कुल सर। फेफड़ों की बात करें तो 12 जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक इनको जोड़ने वाली होती है हड्डी, 13 हो जाती है वैसे। ठीक है, जोड़ने वाली सॉरी एक हड्डी हो गई, तो टोटल संख्या पूछी जाए तो टोटल 25 हो जाती है वैसे। और जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी और 24 पसलियां होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। गुर्दे कितने होते हैं लाडले? 2 गुर्दे होते हैं मनुष्य में। अगर एक गुर्दा खराब भी हो जाए तो ये दूसरे के सहारे जी सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में भी छपा हुआ मिला आपको एग्जाम में। तो देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। कान्हा नेशनल पार्क आपके एमपी में स्थित है। कहां पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है,
बात करते हैं सरदार सरोवर योजना किस नदी पे बनी हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सरदार सरोवर जो आपकी योजना है वो किस नदी पे बनी है वो आपको बताना है। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे, सरदार सरोवर बिल्कुल बिल्कुल कौन सी है? नर्मदा नदी। किस है? नर्मदा नदी, जो जिसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो उद्गम स्थल बताइए एक बार सभी बच्चे, देखते कि उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां। कहां पे है ये? एमपी में। ठीक है बिल्कुल। और बात करते हैं इसे गुजरात की जीवन रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुजरात की जीवन रेखा। ठीक है बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके भारत की सबसे बड़ी अगर नदी होती है वैसे गंगा नदी है, और विश्व की पूछी जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि फीफा का मुख्यालय कहां पे स्थित है? दुबई, ज्यूरिक, लंदन या भारत? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, और साथ में लिखते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से हैं जो रिपीटेड हुए हैं। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। लालू आपके जीके और जो जीएस है उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं खपाना है, क्योंकि आपके रीजनिंग वाला चैप्टर जो 5 क्वेश्चन आते हैं और जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा टाइम खाएंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है 50 मिनट, आपके पास 7। तो एक क्वेश्चन आपका चाहे जीके का हो जीएस हो, लास्ट 20 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को देना है, नहीं तो आप मैथ वाले में और वहां पे रीजनिंग वाले में थोड़ा सा टाइम ज्यादा खपा पाओगे, है ना। बिल्कुल। तो इसमें आप लास्ट आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट ऑप्शन करके आपको वहां पे गोल चिन्ह भर देना है। ठीक है बिल्कुल सर। चाहे कंप्यूटर पे हो तो वहां पे क्लिक कर देना है 20 सेकंड से अंदर अंदर, क्योंकि पढ़ा और क्लिक, पढ़ते ही क्लिक। ठीक है बिल्कुल सर। तो फीफा का मुख्यालय कहां है? ज्यूरिक। और ज्यूरिक कहां है? न्यूजीलैंड में। कहां है? न्यूजीलैंड में स्थित है ज्यूरिक। ठीक है बिल्कुल सर। साथ में लिखते जाइए, इसको लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल। अगर स्थापना का भी पूछ लिया जाए, इसका फिफा का मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है, कब हुई थी? 1904 में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। सॉरी न्यूजीलैंड लिख दिया गया, स्विट्जरलैंड है वो। स्विट्जरलैंड में। ठीक है बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि विनेश फोगाट निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? विनेश फोगाट बहुत चर्चा में रहा है ये विषय। विनेश फोगाट वाला भी बिल्कुल, इन पे एक फिल्म भी बनी थी, उसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहे थे। क्या क्रिकेट से हैं, शतरंज से हैं, बैडमिंटन से या कुश्ती से? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन बताता है इसका राइट ऑप्शन। स्विट्जरलैंड ही लिखा था ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बताइए। देखिए विनेश फोगाट, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। किससे है? कुश्ती से है। किससे? कुश्ती से है आपके विनेश फोगाट। इसके साथ ही आपकी गीता फोगाट बहुत चर्चा में रही विषय। विनेश फोगाट, गीता फोगाट और आपकी जो साक्षी मलिक है, कौन सी है? साक्षी मलिक। ये तीनों नाम छाप कर रखना, विनेश फोगाट, गीता फोगाट और साक्षी फोगाट। ठीक है। साक्षी मलिक, एक तो साक्षी मलिक हो गई और एक विनेश फोगाट हो गया। ठीक है बिल्कुल सर। बहुत बार एग्जाम में ये छपे हुए मिले हैं। ठीक है बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या? हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स? छाप दीजिए। देखिए एक बार राइट ऑप्शन देखते हैं इसका। सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। कार्बन व हाइड्रोजन आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। ये आपको ध्यान में रखना।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, यह आपको बताना है। क्या सोने का, टिन का, एल्यूमिनियम का या तांबे का? कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, यू एजी, टिन, बताइए। देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज का, और एक बार सभी बच्चे शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है लाडले? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है, ठीक है, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है कौन सी है आपकी? एल्यूमिनियम धातु है, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कार्बन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। रासायनिक प्रतीक जो साइंस में हमने चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हो तो साइंस की जो क्लास है वहां पे जाकर देख सकते हो, प्रतीक चिन्हों वाला, ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। कार्बन का प्रतीक होता है लाडले आपका सी। क्या होता है? सी। और बात करते हैं कार्बन की संयोजकता, तो संयोजकता के बारे में हमने एक ट्रिक बताई थी। पहले तो बात करें कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और संयोजकता की पूछ ली जाए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, क्योंकि यह आर्मी में जीडी में बहुत बार पूछा गया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजकता मतलब होता है कि बाह्यतम कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। बट रूल लगता है 1, 2, 3 और 4। अगर बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है, तब उसकी संयोजकता 1, 2, 3, 4 होगी। परंतु बट अगर वहां पे संख्या बाह्यतम कक्षक में 5, 6, 7, 8 दी हुई हो आपको, तो क्या करना है? वहां पे 8 - n करना है, वही उसकी संयोजकता होगी। अगर मान ली जाए किसी के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो उसमें आपको संयोजकता पूछ ली जाए कि बाह्यतम किसी तत्व के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 7 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। तो उसमें क्या लगाना अपना सूत्र? 8 - n। तो 8 - n कितना हुआ? 7। बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो 8 में से 7 गया लाडले, 1 बचा, 1 उसकी संयोजकता हो गई, ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार साथ ही में, बिल्कुल संयोजकता कितनी हो जाती है कार्बन की? 4 हो जाती है गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए, देखिए एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO3, H2SO4, H2SO या इनमें से कोई नहीं। यह संख्या नीचे दी गई है, बिल्कुल छाप दीजिए। जीके जीएस चैप्टर लगभग कंप्लीट हो रहा है बाकी, इसके आपके मैथ्स का पार्ट रहेगा और रीजनिंग का चैप्टर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल ला रहे। ये नीचे लिखा हुआ है H2SO3, नीचे है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सर, बिल्कुल H2SO4 आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल। इसे क्या कहता है? अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का राजा, ठीक है, बिल्कुल सर, गंधक का राजा भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है, यह आपको बताना है। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है, ये एक बार बताइए, देखें, बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखें, हड्डियों का अध्ययन किस में क्या? ऑस्टियोलॉजी, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर या हिस्टोलॉजी? बताइए, देखें एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है हड्डियों का अध्ययन। सेरिकल्चर में किसका किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं एग्रीकल्चर में आपके कृषि विज्ञान का के अंदर, ठीक है, फसलों का अध्ययन या कृषि का अध्ययन, ठीक है, या फसलों का। इसके अलावा बात करते हैं आपके हिस्टोलॉजी में आपके ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर, अध्ययन। अगर पेड़ पौधों का पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछ जाता था कि बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बोटनी में किसका किया जाता है लाडले? आपके पेड़ पौधों का। अगर आपको जूलॉजी का पूछ लिया जाए तो उसमें किसका किया जाता है? आपके प्राणियों का अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल। डेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि स्तर मापा जाता है, कि ध्वनि स्तर है वो किसको मापती है?
कैंडला, हर्ट्ज, बैरोमीटर या डेसिबल। चाप दीजिए एक बार, देख रही ध्वनि स्तर को किस में मापा जाता है यह आपको बताना है। बिल्कुल 20 से 20 हर्ट्ज, बिल्कुल यही मात्रक हो गया आपका, बिल्कुल सर। डेसिबल में मापा जाता है, किसमें? डेसिबल में मापा जाता है, और 20 से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आराम से कान और सुन सकता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके 160 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि मनुष्य के कान के जो पर्दे हैं वो सुन नहीं सकते, किसके? हर्ट्ज वाले, ठीक है। अगर डेसिबल में पूछा जाए तो 20 से 20 20 से 2000 तक डेसिबल तक। बात करें निम्न में से अमीबा के जनन प्रक्रिया होनी चाहिए, यह आपको बताना है। तो अमीबा में जो जनन प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन या इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी बच्चे बताइए, देखिए बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये कि अमीबा में जनन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन या कौन सी होती है, यह आपको बताना है। बताइए, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीबा में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, द्विविभाजन के रूप में होती है। किसके रूप में? द्विविभाजन के रूप में होती है आपके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह का भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है, या द्विविखंडन के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है, द्विविखंडन के रूप में इसे अलैंगिक रूप से ही भी माना जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यह आपको बताना। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल लाडो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती लाडलो। बिल्कुल बिल्कुल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है लाडले आपका? छाप दीजिए, देखिए एक बार सभी बच्चे, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या अक्षय रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, या हैजा रोग हो जाता है, या एड्स रोग हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, बिल्कुल छापिए, देखिए सबका आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मधुमेह रोग कौन सा हो जाता है? मधुमेह रोग, बिल्कुल लाड़ दे, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिल मरकेप्टेन, मेथिल मरकेप्टेन, एथिल एल्कोहल या इनमें से कोई नहीं, यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है लाडले, एथिल मरकेप्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर, यह आपका राइट ऑप्शन। बात करेंगे वन लाइनर के रूप में आपके जो करंट के क्वेश्चन भी इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरुआत हुई है? आपके उत्तर प्रदेश में, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? अर्जुन सहायक परियोजना, यह आपको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो करंट के क्वेश्चन है। तो करंट के हिसाब से ही आपको याद में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा आपके गृह लक्ष्मी योजना भी हाल ही में शुरुआत हुई थी। तो गृह लक्ष्मी योजना कहां की है? कर्नाटका की गृह लक्ष्मी योजना कहां की है? कर्नाटक की है लाड़ दे। इसमें क्या है? इस योजना के तहत कर्नाटक की जितनी भी महिलाएं उनका चयन हुआ, लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं का चयन हुआ है। और इस योजना के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं को हर माह 2000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें किस राज्य में WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? वो किसके? बिहार के, ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करें संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छाप दीजिए इसका भी राइट ऑप्शन एक बार सभी बच्चे, संतोष ट्रॉफी, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
बिल्कुल बिल्कुल, संतोष ट्रॉफी होती है आपके वैसे फुटबॉल से, किससे? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो फुटबॉल इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल। हॉकी का अगर पूछा जाता है प्लेयरों के बारे में, तो हॉकी में कितने होते हैं? 11। क्रिकेट में भी कितने होते हैं? 11। और आपके फुटबॉल में भी कितने प्लेयर होते हैं? 11, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। बैडमिंटन में वैसे एक से भी खेल सकता है, 2 रूप से भी खेल सकती है, ठीक है, बिल्कुल सर, 1 या 2, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें, भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां बनाया है, इसके बारे में आपको सभी को याद रखना है, तो बिल्कुल लाडले बेंगलोर में है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? वो जाएंगे बांग्लादेश की। ये आपके करंट के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है आर्मी की दृष्टि से, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा श्रीकांत माघे का निधन हुआ है, वो कहां के थे? वो किस क्षेत्र से थे? निधन हुआ है वो कौन से, ठीक है, या फिल्म अभिनेता थे या पत्रकारिता से रिलेटेड थे, ऐसा ऑप्शन देकर मिल सकता है आपको, तो वो थे अभिनेता, ठीक है, बिल्कुल। ये था आपका चैप्टर जो जीके और जीएस वाला और साथ ही में करंट वाला। अब बात करेंगे अपन मैथ्स की, ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैथ वाला एक बार लगा लेते हैं एक बार। कहीं जाना नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम है, वापस लगा लेते हैं अब मैथ्स की, ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, लगा लेते हैं अब मैथ वाले क्वेश्चन की, ठीक है, बिल्कुल सर। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, ज्यादा टाइम आपको खपाना नहीं है, पूरा पेपर कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपके मैथ्स के टीचर है, आपका जो मैथ वाला चैप्टर है जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। तो मैथ के सर का स्वागत है, जल्दी से आ जाइए और पेपर, बिल्कुल सर। एक बार कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और मिलाना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी देरी के। जो पेपर का टाइम रहता है उसी अकॉर्डिंग अपन करेंगे, ओरिजिनल पेपर की तरह है। 1 घंटे में पूरा पेपर करेंगे, 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल। जय नमस्कार साथियों, आपने अभी जीके और जीएस कंप्लीट कर ली है, तो मैथ को चालू करते हैं। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, बोतल साथ में रखिए जब पेपर का सॉल्यूशन चालू करो उस टाइम। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 5:7। तो ए अनुपात सी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। हमें क्या दे रखा है, आपके जो समय था ऐसे क्वेश्चन को करने का मैक्सिमम समय आपको मैं 20 सेकंड का दूंगा। 20 सेकंड हो चुके हैं, इससे ज्यादा कोई समय नहीं है। हमें दे क्या रखा है, इसको किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं, ए अनुपात बी लिख देते हैं और क्या करते हैं, तीनों अनुपात है सब लिख देते हैं। दोबारा आ रहा तो उसको दोबारा लिखेंगे नहीं, क्या क्या यहाँ अनुपात है वो लिख दिए। ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसके साथ ही लिख देते। फिर ए अनुपात बी का मान क्या है वो उसके नीचे लिख देंगे, जैसे कि 2:3 हो गया। अब हमें पूछा है बी अनुपात सी का मान 5:7 दे रखा है, बी अनुपात सी का मान, तो क्या करेंगे, यहां ना लिखकर नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी का, बी अनुपात सी के नीचे ही लिखेंगे, पर ए अनुपात बी वाली लाइन में ना लिखकर नीचे लिखेंगे। अब हमें पूछा किसका, ए अनुपात सी का पूछा है, तो इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है, बेसिक तरीका ये होता है, करना क्या होता है, इस साइड 3 बढ़ाना होता है, जिस साइड जो खाली जगह है, जैसे कि ये खाली जगह थी, ये खाली जगह थी, तो जो यहां पे मान होता है उसको ही इस साइड जहां खाली जगह होती है उस साइड लिख दिया जाता है। जैसे कि यहां 5 है, यहां खाली जगह, तो यहां 5 आ जाएगा, यहां खाली जगह थी, यहां 3 था, यहां 3 आ गया। अब करना क्या होता है, इन चीज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इन चीज को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करके सबको लिखा जाता है। ए अनुपात बी अनुपात सी होता है, फिर हमें पूछा होता है उसको उठा लिया जाता है। एक तरीका तो होता है ये, भाई ये तरीका उठा लो, 10 अनुपात
15:21 ये हमारे पास है। अब इसको काट कटवा के आप छोटा कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो कि तीनों में किस संख्या का कॉमन रूप से भाग जाता, ना 2 का जाता, ना 3 का, ना 5 का, किसी का नहीं जा रहा है। अगर जाता तो इसको काट के और छोटा कर देते। अब हमें पूछा किसका, A अनुपात C का पूछा है। ये A अनुपात B अनुपात C का मान है, हमें A अनुपात C पूछा है, तो A और C की वैल्यू उठा लीजिए। क्या आ जाएगा, 10:21 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। भाई डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ये तरीका अपने पास काम आएगा। करना क्या होता है, 2:3 को लिखा, भाई 2:3 है तो 2:3 लिख दिया। अब 5:7 है तो 5:7 को लिखा, ठीक है। अब करना क्या होता है, n के रूप में मल्टीप्लाई करना होता है। इस चीज को इस चीज के साथ, इस चीज को इस इस प्रकार n बनाना होता है। क्या करना है, n बनाना है, बस n बनाया, अपना काम हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस चीज को n इस चीज को इस चीज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 10। फिर इस चीज को इस चीज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, लाइन वाइज लाइन सोल्व करती दीजिए। n की पहले n बना लीजिए, फिर उसकी लाइन सोल्व कर दीजिए। यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 21। अब जिसका पूछा है उसका उठा लीजिए। A अनुपात B पूछे तो A अनुपात B ले लीजिए, वो तो A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। हमारे पास एक ही तरीका बचेगा, या तो तीनों पूछेगा A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए, या A अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो A अनुपात C हो जाएगा, 10:21 हो जाएगा। बस n बना लेना है, तरीका वही है, सेम है। इससे करोगे तो जल्दी होगा, इससे करोगे तो मात्र 5-10 सेकंड का फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। 20a + 15 = 13a + 43 में a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भी सरल क्वेश्चन है। अगर कोई देखेगा हार्ड लेवल का बंदा तो उसको लगेगा कि इतना सरल कैसे आता है। ये एकदम बिल्कुल आर्मी लेवल का पेपर है, तो कहने से कुछ नहीं होगा। आर्मी लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम यहां सरल करा दे, एग्जाम में भारी आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं या 3 क्वेश्चन कह सकता हूं जो थोड़े अपर लेवल के आएंगे। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एकदम बेसिक और बेसिक सरल से सरल आएंगे। अब हमें देख क्या रखा है, 20a + 15 = 13a + 43 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मान बराबर है, पक्षांतर कीजिए, हल कीजिए। करना ही कुछ नहीं है भाई। 20a + 15 बराबर क्या है, 13a + 43 है। ये है। अब a वाली सारी वैल्यू को एक साइड कर दीजिए। यहां 13a प्लस का है भाई, आगे चिन्ह नहीं है, वो प्लस की होती, इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाती है। यहां हो जाएगा 20a माइनस क्या हो जाएगा 13a, और इस साइड क्या है, बाकी जो जिसमें क्या है चर पद नहीं है उनको अलग कर दीजिए। इसमें नहीं है तो 15 को इस साइड लेके आ जाइए। क्या आ जाएगा, 43 - 15 कर लीजिए। यहां क्या बचेगा, यहां आपके बचेगा 7a। यहां बचेगा आपके क्या, 43 में से 15 माइनस करोगे तो करना तो आता होगा ना, 43 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 28/7 हो जाएगा। जबकि a बराबर क्या आ जाएगा आपके, a बराबर आ जाएगा 28 में 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी अगर आपने कम से कम 10 सेकंड लगा दिए तो आप एकदम नालायक बच्चे हो। कम से कम 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही आंसर देना। 20a 13a 7a हो गया सर, 43 और 15 दोनों में सेम चिन्ह है तो माइनस कर लीजिए। 28 हो गया सर, 7a बराबर 28, a बराबर 4। डायरेक्ट बताना है, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल है, आयु का क्वेश्चन है। कभी कभी अनुपात आना चाहिए। आयु का क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है और लगभग आ ही जाता है हर बार, तो इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें। देखें जल्दी से बताएं, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का या वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:5, और यदि ए तथा बी के उम्र का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात बताएं। भाई दोनों की आयु का वर्ग अनुपात दे रखा है और दोनों की आयु का योग दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। हमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में, मैं आपको बार बार कहता हूं, करना कुछ नहीं है, इनके पीछे x लगा दीजिए और इनको ही क्या मान लीजिए, आयु मान लीजिए। बस इससे ज्यादा इनमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, उसी अनुपात को क्या मान लीजिए आप, आयु मान लीजिए। 7:5 है तो ए की आयु मान लीजिए आप, जिसकी पहले है a तथा b है तो a तथा b कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की मान लीजिए आप 7x और b की कितनी मान लीजिए 5x, दोनों की हो गई और दोनों की आयु का योग कर लीजिए। 7x + 5x कितना हो जाएगा सर, 12x हो जाएगा। भाई a + b हमारे पास कितना आ गया, 12x आ गया। हमारे अकॉर्डिंग 12x आया, हमने माना है, ये चीज ध्यान रखना भाई, मानना होता है।
हमारे अनुसार 12 आया है, 12x आया, जबकि दे कितना रखा है, दोनों की आयु का योग 60 दे रखा है और हमारे अनुसार योग आया 12x। तो योग तो सभी का बराबर होगा भाई, जिसकी वर्तमान आयु हो कुछ भी हो, योग तो बराबर ही होना है। हम भी दोनों का योग करके निकाल रहे हैं, क्वेश्चन वाला भी दोनों का योग दे रहा, तो दोनों योगों को बराबर रख सकते हैं। 12x बराबर 60 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 को इसके बट्टा में भेजेंगे, यहाँ गुणा में है, तो 12 का कितना है, x बराबर 5 आ जाएगा। अब x बराबर 5 आया, हमें किसकी पूछी, ए की वर्तमान आयु पूछी, बस ए की वर्तमान आयु में मान रख दी 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5, क्या आ जाएगा 35 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा 35 वर्ष आ जाएगा। अब 35 वर्ष जिस ऑप्शन में दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी हल्की सी अच्छी नहीं है, फिर भी जल्दी करने के चक्करों में हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बी की पूछ लेता तो 5 इंटू 5, एक्स की वैल्यू 5 रखते और 5 इंटू 5 करते क्या हो जाता, 25 वर्ष हो जाता। बी की हो जाती, बी का पूछता तो ए ऑप्शन हो जाता, सी की ए की पूछी इसलिए स ऑप्शन हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, देखें। बारह, 14 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएम होता है, ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, इसका मतलब ही एलसीएम है। क्या है, एलसीएम पूछा है, लघुत्तम। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। ये हिंदी भाषा वाले शब्द और इंग्लिश भाषा वाले दोनों शब्द याद रखने। 12, 24 और 36 एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसके अंदर दिए हुए मानों का सभी का भाग चला जाए, जिसके अंदर मतलब इनसे कोई ऐसा बड़ा मान होगा जिनके अंदर 12 का भी भाग जाएगा, 24 का भी जाएगा, 36 का भी भाग चला जाएगा। इनसे तीनों से बड़ा मान होगा और तीनों से कटता होगा। अब इन तीनों से पहले तो हम मान लेते, अगर सबसे बड़ी संख्या मान लेना चाहिए, कभी कभी वही आंसर हो जाता। 36 से 36 कट जाएगा, 36 से 24 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, मतलब कि ये नहीं कटेगा, 24 नहीं कट रहा, तो होगा तो कोई 36 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या भी कटनी जरूरी है। 36 का मल्टीपल आप 72 ले लीजिए, क्या कर लीजिए 72, 36 का डबल लीजिए एक बार, 72 लीजिए। 72 में 36 का भाग 2 बार जाएगा, 24 का आप भाग दोगे भाई, आप 24 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा। 24 का भी 72 में 3 बार भाग चला जाएगा। 12 का भी भाग दोगे तो इसमें 6 बार चला जाएगा। 36 से बड़ी जस्ट ऐसी बड़ी संख्या 72 है जिसमें तीनों का भाग जाता है, तो इसका आंसर एलसीएम क्या होगा, 72 होगा। ये अपना एलसीएम होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो 72 नहीं है तो 72 का कोई मल्टीपल दे रखा होगा, वो उसको मान लेना चाहिए। अब 72 नहीं है तो 72 का मल्टीपल क्या होता है, 72 इंटू 2 करो तो कितना होता है, 144 होता है, जो कि अ ऑप्शन में दिख रहा है भाई, यही होता है। एलसीएम और एचसीएफ का कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। एचसीएफ पूछ ले, तब एलसीएम पूछ ले तो क्या करना, सबसे बड़ी संख्या को एक बार मान लेना कि एलसीएम हो सकती है कि नहीं हो सकती। सभी का भाग देकर देखना है, बड़ी संख्या में नहीं जाता है, तो बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल ही होगा जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। तो बड़ी संख्या का जस्ट इससे अगला मल्टीपल लिया तो 72 आया, 72 में तीनों का भाग दिया तो आसानी से चला गया। पर 72 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 72 का कोई मल्टीपल होगा तभी तो इन तीनों का भाग जाएगा। सीधा सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह संख्या होती है जिसका तीनों के अंदर भाग चला जाता है। इन तीनों के अंदर अगर एचसीएफ इनसे छोटा मान होता है और उस मान का इन तीनों में भाग चला जाता है, बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से रहेगा, एकदम बेसिक से। हाँ, क्वेश्चन में क्या काम आ रही, क्या चीज बताई जा रही, पूरी प्रश्नावली या पूरा टॉपिक या नहीं समझाया जा सकता। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बिना समझाए नहीं छोड़ूंगा, जरूर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक सामग्री की लागत 75 रुपए है। पहले लागत में 20% वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी की गई। मिसप्रिंट है ये, मान लीजिए। बाद में क्या की गई, 20% कमी की गई, तो इसका सामग्री की वर्तमान लागत अब क्या रह गई। पहले भाई कोई वस्तु 75 रुपए की थी, उसमें 20% उसकी वैल्यू बढ़ा दी। भाई कोई चीज थी, उसकी 20% वैल्यू बढ़ा दी, फिर कोई उसके मन में आया यार क्या करेंगे ज्यादा लाभ कमा के, तो उसने 20% वापिस घटा दी। तो अब उसकी वर्तमान लागत क्या रहेगी, वही 75 रुपए रहेगी, या 75 रुपए से ज्यादा होगी, या 75 रुपए से कम होगी, ये आपको बताना है।
जल्दी से बताइए। देखिए 20 सेकंड आपका वेट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये मान सकता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। बस आपके 20 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, हम चालू करते हैं। एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है, एक सामग्री की लागत 75 रुपए है, तो करना क्या है, 75 रुपए उसकी लागत है, तो पहले लागत में 20% की वृद्धि हुई, तो 75 रुपए का 20% निकाल लीजिए। क्या करना है, 75 रुपए का सिर्फ 20% निकालना है, तो 75 का 20% बट्टा क्या हो जाएगा, 20% कैसे निकालते, 75 का 20% मतलब 75 का की जगह गुणा हो जाता है, 20 का जगह 20 और प्रतिशत की जगह बट्टे में 100 हो जाता है। बस ये करेंगे। इस चीज को जब आप काटोगे, इस चीज को पूरी काट के ये आ जाएगा 1/5 और 75 की जगह 75 रहेगा। ये 75 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। ये आ गया 75 का कितना, 20%। 20% बढ़ाया है, बढ़ाया मतलब 75 के अंदर 20% ऐड कर लो, कितना हो गया आपने, 90 रुपए हो गए। अब उसके मन में शरीफाई आई कि यार बढ़ा के क्या करेंगे, तो उसने क्या किया, 20% वापिस घटाया है। अब घटाएगा उस पे नहीं, जो वैल्यू बढ़ी इस पे तो 20% घटाएगा। अब इसका 20% निकालना है। अब इसका 20% क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज कट के क्या हो जाएगी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सर 1/5। क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब 5 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा सर, 18 बार जाएगा। अब क्या किया, अब उसने कितनी वैल्यू घटाई, 20% घटाई, मतलब कि 18 रुपए कम कर दिए। भाई पहले 75 रुपए थी, उस पर 20% बढ़ाया, 15 रुपए बढ़ाए तो 90 रुपए हो गए। फिर उसके मन में शरीफाई आई, बोला 90 रुपए पे और मैं 20% घटाऊंगा, तो उसको कितने घटाने पड़े, 18 रुपए घटाने पड़े। अब किस पे घटाए, 90 पे घटाए, तो 90 - 18 कर लो। 90 - 18 करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 72 रुपए आ जाएगा। अब उसके पास लागत क्या रह जाएगी, उसकी वर्तमान लागत सिर्फ 72 रुपए है। 75 रुपए से 3 रुपए कम होकर क्या हो जाएगी, 72 रुपए हो जाएगी। सीधा सा सवाल है जो कि ब ऑप्शन है, अ ऑप्शन इसका सही है, जिसमें 72 आंसर दे रखा है। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु को 390 रुपए में खरीदी, 390 रुपए में खरीद कर इसको 520 रुपए में बेच दी। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बड़ा नालायक आदमी था, बहुत ज्यादा पैसे बचा रहा है। देखिए कितनी सेविंग कर रहा है, आप देखिए कम से कम बहुत ज्यादा सेविंग कर रहा है। अनुमानित देखिए क्रय मूल्य का 33% समथिंग सेविंग कर रहा है ये। अब किसी को हिंट में आंसर मिल चुका है। देखिए 390 रुपए से 520 रुपए में बेच रहा है, बड़ा बेईमान दुकानदार है। बताइए उसको, बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। भाई 390 रुपए में खरीद कर 520 रुपए में बेची है, तो लाभ तो सॉलिड है, आपको पता है। हुआ कितना ये देखना होता है, सीधा कुछ नहीं करना। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है सर, अभी बताते हैं। हमें पता है सर लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। थोड़ा सा सर इसको छोटा कीजिए, अभी हम लगाते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र हमें पता है क्या होता है सर, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है सर, हमें पता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100। बस इस चीज में वैल्यू रखनी। लाभ पूछ ले, ओनली फॉर लाभ पूछ ले तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है। विक्रय मूल्य मतलब कि जिस रेट पे वस्तु को बेचा जाता है, जिस कर मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य, और जिस रेट पे या जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो होती है क्रय मूल्य। तो लाभ पूछ ले ओनली फॉर तो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत पूछ ले तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां पे क्यों लेते, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। भाई कोई चीज हमने 90 रुपए की लेके 100 रुपए में बेची तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। हुआ किस पर, 90 रुपए पे हुआ। हमारे पास क्रय मूल्य कुछ फिक्स था, हमने सस्ते में खरीदी, तो किस चीज पे होता, क्रय मूल्य पे होता, तो बटे में क्रय मूल्य लिया जाता। अब लाभ कितना हुआ है, 520 में से 390 माइनस कर लो। 520 में से 390 माइनस करोगे तो 130 रुपए बचेगा।
कुछ नहीं है 520 में से एक्स्ट्रा 20 ये, 20 के 100 और 10 वो, क्या हो जाएगा 130। माइनस करना है, माइनस नहीं आता है तो डायरेक्ट सिंपल है, 5वीं क्लास में कैसे वैसे कर सकते हो। और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना है सर 390 रुपए है और इंटू 100 हो जाएगा। अब ये चीज है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये कितना हो जाएगा 130 को जब 0 से 0 कट जाएगा और 13 को 39 से काटोगे तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3 गुणा 100, मतलब कि 100 के अंदर 3 का भाग देना है। 100 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 33.33 33.33 प्रतिशत के रूप में ये ऑप्शन में जहां भी दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाता है। वो नहीं हो ऑप्शन में आपको ऐसे मिल सकता है 33 सही 1/3 प्रतिशत, इसका मान भी यही है, कोई चेंज मान नहीं है जब इसमें ये चीज वही है। अब इसमें क्या होता है, इसको अगर मिश्र भिन्न को आप उचित भिन्न में बदलो तो क्या बनेगा, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आएगा, 99 में 1 जोड़ोगे तो 100/3 आएगा और 100/3 ही यहीं पे, तो ये मिल सकता है। अगर ये भी नहीं मिले तो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है 33 प्लस 1/3 करोगे, इस चीज को भी आप जोड़ोगे तो भी 100/3 रहना है, इस चीज को भी बदलोगे तो भी 100/3 रहना है, इस पॉइंट वाले को भी संख्या में बदलोगे 100 तो भी क्या रहना है 100/3 रहना है। ये आपका लाभ हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन कहीं भी देखने को मिले तो आप कर सकते हो। सर ना ई है ना बी है, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं कहता हूं क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन में से आपके कोई भारी सवाल आर्मी के लेवल में नहीं आता है, ओनली फॉर सूत्र बेस्ड आएगा। सूत्र आपको बेसिक सूत्र याद है तो सूत्र में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। आपके सामने दे रखा एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब जिस छात्र को समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का या एरिया ज्ञात करने का सूत्र पता है वो आसानी से फॉर्मूला में वैल्यू रखेगा, फॉर्मूला पता है तो आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मैं फॉर्मूला 1 सेकंड में बता दूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। समबाहु त्रिभुज के एरिया का सूत्र क्या होता है, इनको दर्शाने का तरीका यह होता है, शॉर्ट रूप में दर्शाना चाहो तो यहां बना दीजिए त्रिभुज का सिंबल, ठीक है। यहां बना दीजिए त्रिभुज का सिंबल और समबाहु लिख लीजिए, ये एरिया लिख दीजिए, AR लिख दीजिए। क्या सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। अब इसकी भुजा दे रखी है, दिक्कत ही कहां है, भुजा दे रखी है, भुजा की जगह 12 मान रखिए, बस इसका मल्टीप्लाई जिसको आता है जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको आते होंगे। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 को ही 2 बार गुणा करना होता है, यही 12 का स्क्वायर होता है भाई। स्क्वायर होता क्या, किसी संख्या को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसको 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 को 12 से करोगे तो कितनी बार हो जाएगा 12×3 36 हो जाएगा, कितना 36 और √3 तो है ही, और क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा या वर्ग लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, सीधी सी बात है। जिसमें 36 √3 वर्ग सेमी दिख रहा वो आपका सही आंसर है। सर ये दिख रहा ए ऑप्शन, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सूत्र में वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर देने का ये इतना सवाल है, इस सवाल को मैं मानता हूं अगर आपने आर्मी लेवल की तैयारी की तो ये सवाल आपके कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा, बाकी सवालों को नहीं कह सकता। ये सवाल अच्छा है तो इसमें 1.5 मिनट लेगा, अच्छा तो कुछ नहीं है, समझाने में टाइम लगेगा बट करने में जिसको एक बार समझ में आ गया उसको 1-1.5 मिनट मान लीजिए कैलकुलेशन में लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 13 संख्याओं का औसत है 52 दे रखा। औसत होता क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। भाई औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। भाई सूत्र क्या होता है मेरे को बताइए। ये सूत्र होता है, औसत का सूत्र यही होता है भाई। आप AVE एवरेज को इतना ही दर्शा रहा हूं मैं। एवरेज का सूत्र क्या होता है,
एवरेज का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। अगर मैं पूछ लूं राशियों का योग पूछ लूं तो क्या हो जाएगी, राशियों की संख्या सर औसत के गुणा में चली जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है, राशियां दे रखी 13 और औसत दे रखा 52। अगर हमें राशियों का योग याद करना होगा तो सर 13 × 52 कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा अपने पास, योग आ जाएगा। इस चीज को सवाल सूत्र मैंने इसलिए बताया कि आप समझ सको थोड़ा सा। अब हमारे पास क्या है भाई, 13 संख्याओं का योग पूछ ले, मैं शॉर्ट कर लिखूंगा एकदम। 13 संख्याओं का योग है, मतलब 13 का योग लिख रहा हूं, 13 संख्याओं का योग को क्या हो जाएगा सर, 13 × 52 हो जाएगा। 13 × 52 कितना होगा ये आप बता सकते हो क्या, जल्दी से कीजिए। 13 × 52 हो जाएगा, 13 का योग ये हो जाएगा। जिनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत दे रखा है तो प्रथम 7 का कर लेते हैं। प्रथम 7 का योग कितना आ जाएगा सर, 7 गुणा 48 गुणा 7 कर लीजिए, और अंतिम 7 का कर लेते हैं, ये तीनों चीज ही कर लेते हैं, इससे सवाल अपना हो जाएगा। अंतिम 7 का कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, 58 दे रखा है, और संख्या कितनी 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई, ये सब का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, ये सब का योग आ जाएगा। फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें कैसे करना होगा। एक बार इन सबको गुणा करके इनका योग लिख दीजिए जल्दी से। तेरह गुणा 52 26, ये आपके हो जाएगा 676। अब 48 गुणा 7 कर लीजिए आप, ये हो गया आपके 6, 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके, 336 हो जाएगा। 7 8 56, 5 हासिल में 35, और ये हो जाएगा 406 हो जाएगा। ये 13 संख्याएं हैं भाई। 13 संख्याएं क्या, मेरे को एक बार समझाइए, मैं आपको यहां 13 तक संख्या लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 संख्याओं का योग कितना है, 676। कोई भी मान होगा उनका टोटल करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है 676 आ रहा है। हमें कह रहा है प्रथम 7 का, प्रथम 7 का मतलब ये हो गई, इन 7 का हो गया। अब कह रहा है अंतिम प्रथम 7 का योग कितना, 336 से। अब कह रहा है अंतिम 7 का योग कितना है सर, 406। मेरे को बताइए, एक अंतिम से पीछे से 7 लेनी है, यहां से चालू करोगे यहां तक आए, आपको 8 तक कितनी संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 5 6 ही मिली, 7 नहीं मिली। इसका मतलब हमें कहां घुसना पड़ेगा, इसकी बाउंड्री में इस 7 को लेना पड़ेगा। इनका योग कितना है सर, 406 है। इनका योग कितना है, 406। भाई हमारे पास 7 कहां हो रहा है, 7 इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी इसका योग ज्ञात हो रहा है। 7वां मान अगर 50 है तो 50 इन 6 संख्याओं में ऐड हो रहा है, 50 पीछे से जोड़ रहे हैं इन संख्याओं को तो 50 फिर से ऐड हो रहा, 50 2 बार ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या चीज है, 2 बार ऐड हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। भाई 13 का योग, पूरा का 13 का योग 676 है, आगे की 7 का योग 336 है, पीछे की 7 का योग 406 है। तो मेरे को ये बताओ 7 2 बार काउंट हो रहा है, जबकि योग तो 13 का है, किधर से भी जोड़ो भाई। अंतिम पहले 5 जोड़ के बाद में आप क्या करो, 8 जोड़ लो तो भी कुछ नहीं दिक्कत फर्क पड़ने वाली। अंतिम पहले 7 जोड़ लो फिर 6 जोड़ लो तो भी योग तो यही रहना 676। योग तो योग के बराबर रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 13 का योग किधर से भी जोड़ो, पहले 4 जोड़ो फिर भाई 8 जोड़ लो या 12 जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, पहले 1 जोड़ के फिर 12 जोड़ लो या पहले 12 जोड़ के 1 जोड़ लो। 13 संख्याओं का योग तो यही रहना है। अभी हमारे पास योग क्या हो रहा है, अब हमने समझ लिया इस चीज से, क्या समझ लिया कि सर 7 2 बार काउंट हो रहा, मतलब कि एक्स्ट्रा जितना भी योग होगा भाई, इस योग से जितना भी इन दोनों का योग एक्स्ट्रा है वो क्या है, 7 है। 7वीं संख्या ही एक्स्ट्रा 2 बार काउंट हो रही है, एक बार तो होनी चाहिए, 2 बार काउंट हो रही है तो इसका मतलब 2 बार काउंट हो रही है तो एक बार एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वो है मान है, वो किसका, 7 का मान है, 7वीं संख्या का। अब कुछ नहीं करना भाई, समझाने का तरीका था, बाकी डायरेक्ट ये काम करता है। 676 में से आप 676 मान लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके कितना हो जाएगा, आपके हो जाएगा ये
742 हो जाएगा। अपने योग आ रहा है 742 दोनों से जोड़ने पर, और वास्तविक योग कितना है सर 676 है। मतलब कि ये ज्यादा है। ज्यादा कितना है वो देख लेना। तो ज्यादा कैसे निकालेंगे, बड़ी में से छोटी घटा लीजिए, बस कुछ नहीं करना। अब जो हमारे पास योग बचेगा 66 बच रहा है। मतलब कि 66 सातवीं ऐसी संख्या है जिसका मान तो है 66, वो पहले 7 वाली में दो काउंट हो रही है, फिर 7 वाली अंतिम से 7 कर रहे हैं, फिर काउंट हो रही है। मतलब कि 66 क्या हो रहा है, 2 बार जुड़ रहा है, या 66 क्या है, 2 बार जुड़ रहा है। जिस ऑप्शन में 66 दिखे वो आपका सही है। बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो बी ऑप्शन सही कर दीजिए। बस इतना सामान है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। समझाने में टाइम लगेगा, बाकी आप करोगे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब आपके नेक्स्ट सवाल है, 3 संख्या A:2:3 1:2:3 के रूप में अनुपात के है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं क्या होगी। एचसीएफ दे रखा है। इस बार महत्तम समापवर्तक का मतलब मान होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है, मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है 1:2:3 अनुपात में कोई 3 संख्या है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 दे रखा है, तो क्या वो संख्याएं क्या होगी। अगर किसी बंदे का दिमाग काम करे तो वो तो क्या बताएगा सर, एचसीएफ कितना है, 12 है, तो वो तो डायरेक्ट क्या करेगा सर, ए टिक करेगा। क्यों करेगा, 12, 24, 36 इनको जब आप अनुपात में काटो तो 1:2:3 में कटती है। और इनका एचसीएफ लोगे, भाई इनका एचसीएफ लेना जरूरी है। पहले 3 सबके अनुपात देखो, सबके सब 1:2:3 अनुपात में कट रही है। भाई कट रही अनुपात में तो कट रही, भाई इन सबको काटोगे तो 1:2:3 में बट जाएगी। ये इनका अनुपात तो सबका सेम है, इसका भी 1:2:3 आ जाएगा। ऑप्शन से बंदा करेगा वो इस प्रकार करेगा। समझने का प्रयास करा, ऑप्शन से नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा हल करके, ये चीज मान लीजिए। अब जिसको भी सभी के सभी अनुपात में तो सेम। अब देखिए कि इनका एचसीएफ किसका 12 आता है। इसका एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा सर, 10 आएगा। इसका लोगे तो कितना आएगा सर, 5 आएगा। इसका लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 ऑप्शन कट हो गए तो ए ऑप्शन सही होगा। भाई अनुपात तो सेम है पर एचसीएफ नहीं बैठ रहा। ऑप्शन से करने का तरीका ये है, ऑप्शन से नहीं हो कोई जरूरी थोड़ी भाई हर कोई ऑप्शन से कर लेगा, तो क्या दिक्कत है, हम सर हल से करके कर लेंगे। वो क्या दिक्कत, 1:2:3 में अब संख्या ही मान लीजिए, क्या कर लीजिए, एक्स लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था, अनुपात में हो उनके पीछे एक्स लगा दो। 1x 2x और 3x हमारी संख्याएं हो गई। अब मेरे को ये बताओ इनका एचसीएफ क्या हो सकता है। ये संख्या है, इनसे कोई ऐसा एक छोटा मान होगा, उस मान का इन तीनों में भाग जाएगा। कोई भी मान लो आपके यहां, मान लीजिए आप 3x ले सकते हैं। 3x से कोई भी बड़ी संख्या लोगे तो 4x लोगे तो 4x का किसी में भाग नहीं जाएगा। किस में जाएगा, एक में भी भाग नहीं जाएगा, पूर्णतया भाग जाना चाहिए। इन सबसे छोटी 3x लोगे, एक बार मान लो कि 3x ले ले, 3x का 3x में तो चला जाएगा, 2x में नहीं जाएगा, 1x में नहीं जाएगा। आप 2x लोगे तो भी इन तीनों में मान नहीं जाएगा। पर आप 1x लोगे या x, 1x को x ही तो लिखा जाता है, x ही तो होता है 1x। होता क्या है 1x, x ही तो होता है। 1x क्या हो सकता है, 1x लोगे आप, एचसीएफ लोगे तो 1x का तीनों में भाग जाएगा। और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। 1x बराबर 12 है तो x बराबर मान लो 1x का मान है x ही तो होता है, और क्या होता है। इसमें क्या समझाने वाली बात है यार, 1 गुणा x करोगे तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। एक का किसी में गुणा करो उसमें मान थोड़ी आता है, तो अब इसको आप 1x लिख दोगे तो इसका मतलब x ही होता है। बस इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। x बराबर 12 आ गया। अब हमने संख्या क्या मान ली, तो x की जगह मान रख दो, 1 गुणा 12 कर लो यहाँ पे, यहाँ 2 गुणा 12 कर लो, और यहाँ 3 गुणा 12 कर लो। अब क्या आएगा, 1 गुणा 12 करोगे तो 12, 2 गुणा 12 करोगे 24, 3 गुणा 12 करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 12, 24, 36 जहां भी दिखे वो ऑप्शन सही कर लेना। बस यही तरीका, इससे ज्यादा कोई तरीका इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब अपने रीजनिंग का मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब रीजनिंग पे आ गए। ये क्वेश्चन आपको दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चारों दिशाएं का पता होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, राम अपने घर से दक्षिण की ओर 600, करना कुछ नहीं है। मैं कहता हूं पेन कॉपी लेके बैठना है, टेबल पे बैठना है। जैसे ही आपके यहां सवाल लगे वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को हल कीजिए, फिर सर वाला सॉल्यूशन देखिए। पहले मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देखते जाओगे और आंसर कभी नहीं आएगा आपके पास, कभी भी आप इसका आंसर नहीं पता पाओगे। राम अपने घर से दक्षिण की ओर 600 मीटर चलता है। आपको पता है दिशा क्या होती है, मैं आपको दिशा समझाना चाहूं। ये दिशाओं का सूत्र बना लीजिए। यहां क्या होता है सर, उत्तर होता है। यहां क्या होता है सर, दक्षिण होता है। यहां क्या होता है सर, पूर्व होता है। यहां क्या होता है सर, पश्चिम होता है। होता कि नहीं होता है,
ये होता है कि नहीं होता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये होता है। अब हमें क्या कह रहा है, राम अपने घर से दक्षिण की तरफ चलता है, मान लो इसका घर यही है, सेंटर में इसका घर है, दक्षिण की तरफ चलता है, दक्षिण की तरफ चलता है, फिर बोलता है कितने मीटर चलता है, 600 मीटर चलता है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहां 600 बना देंगे। ये 600 मीटर चल दिया। अब हमें कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है। अब बाएं उसका किस साइड होगा ये पता करना हो, मेरे को ये बताइए। उत्तर कहां है, आगे की तरफ है, मैं इस साइड जा रहा हूं, ये मेरा उत्तर की दिशा में मुंह है, तो ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ये आपके दायां हो जाएगा। जैसे ही आप दक्षिण में घूमोगे, दक्षिण कहां होगा, आगे की तरफ होगा, तो ये करते ही क्या हो जाएगी, चीजें पूरी उल्टी हो जाएगी। जो बाई थी वो दाई हो जाएगी, जो दाई थी वो बाई हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, अब यहां देखोगे तो बायां क्या है सर, बायां भाग यहां है, ठीक है, यहां है दायां भाग। अब दक्षिण में जाते ही क्या हो जाएगा, बायां इस साइड आ जाएगा और दायां इस साइड आ जाएगा। बायां की तरफ मुड़ रहा है, कहां मुड़ रहा है, बायां की तरफ मुड़ता है 300 मीटर, तो बायां की साइड है सर, इस साइड है, तो इस साइड मुड़ेगा 300 मीटर चलेगा। अब 300 मीटर इसको घुमा लीजिए। फिर कह रहा है फिर दाएं की तरफ मुड़ता है। अब इस साइड जो बंदा जा रहा है उसका दायां किस साइड होगा, उसका दायां इस साइड होगा, उसका दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। दायां कितनी जाता है सर, 200 मीटर जाता है, 200 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़ जाता है। अब क्या है, जो नीचे जा रहा है उसका दायां कितने, अंत में फिर से दायां मुड़ जाता है, और कितना जाता है सर, 300 मीटर जाता है, ये 300 मीटर जाता है। ये आपका डायग्राम बनेगा। अब पूछ रहा है कि तो राम ने अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब राम का घर कहां था, हमने सर यहां माना था, 600 मीटर तो ये हो गया, और ये दूरी अपने पास कितनी है, ये कितनी है, ये एक बराबर दूरी होगी, कहां होगी, जो ये दूरी होगी वही ये दूरी होगी, तो इसका मान कितना आ गया सर, 200 आ गया। तो ये कितनी हो गई, 800 मीटर हो गई। क्या हो गई, 200 ये है, 600 ये है, कितनी हो गई, 800 मीटर। जिस ऑप्शन में दिखे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ दायां और बायां का खेल है, आप खुद अप्लाई कैसे करना है, आप कॉपी पे पेन ले लीजिए, दायां बायां बना लीजिए और अपने हाथों को डायरेक्शन टेस्ट में रखिए और खुद को फील करिए कि दायां बायां किस साइड होता है। जिस साइड आप घूमो उस साइड घूमो, जैसे बोल रहा है उस साइड घूम के देख सकते हो, ये चीज है। इसके अलावा ये चीजें क्या होगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आंसर हो जाएगा। अब इस चीज में हल्की सी मिसप्रिंट है तो मैं पहले सही कर देता हूं। यहां क्या है, यहां x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। अब मेरे को बता दीजिए, कुछ नहीं है, z बराबर 26 से a बराबर 1 दे रखा है। अगर किसी को ABCD के क्रम भी याद है ना सर, a कहां आता है सर, 1 नंबर पे आता है, z कहां आता है 26 नंबर पे आता है। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि मतलब जिस नंबर पे आता है उसके बराबर वही नंबर लिखा हुआ है। अब x कितने पर आता है सर, x कितने पर आता है, कितने पर आता है सर, 24 पर आता है, प्लस y कितने पर आता है सर, 25 पर आता है। 24 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 49 दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब देखोगे, ये आपके कैलेंडर का क्वेश्चन, कैलेंडर या घड़ी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 जनवरी को रविवार है और 16 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। 1 जनवरी को रविवार और 16 जनवरी को कौन सा वार होगा, मतलब उसी महीने में पूछ रहा, उसी साल का पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करना होता है, इनके बीच के दिन ज्ञात करना होता है और 7 का भाग देना होता है। क्यों करना होता है ये आपकी डिटेल से क्लास में देखना पड़ेगा। यहां आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा वो बता दूंगा। 16 जनवरी और 1 जनवरी के बीच में दिन कितने हैं, तो 16 - 1 कर लीजिए, जो यहां पे मान दे रखा वो मान माइनस कर लीजिए, और 15 में क्या कीजिए, आपका 7 का भाग दे दीजिए। शेष कितना बचेगा, 7 का आप इसमें भाग दोगे, पॉइंट में ज्ञात नहीं करना है। 14 में तो पूरा पूरा चला जाएगा सर, एक शेष बचेगा। कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। क्या बचेगा सर, एक शेष बचेगा। एक शेष बचेगा, वो एक शेष नहीं होगा, वो एक शेष दिन होगा। क्या होगा, एक दिन शेष बचेगा। और हम देखिए 1 जनवरी से किस तरफ जा रहे हैं, 16 जनवरी की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि आगे की ओर जा रहे हैं। आगे की ओर जाओ तब क्या करना होता है, जो वार 1 जनवरी को है इसके अंदर जितना शेष बचे उतना जोड़ लेना होता है। 1 जनवरी को रविवार था तो 16 जनवरी की क्या होगा सर, हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो रविवार के अंदर 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, रविवार के अंदर 1 जोड़ोगे तो आपकी क्या हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अगर आपसे कह दे 16 जनवरी को क्या है, 16 जनवरी को रविवार है और 1 जनवरी को क्या होगा, तो दोनों का लेना तो अंतर ही है, पर अब 16 जनवरी से 1 जनवरी मतलब कि महीने के पीछे की ओर जा रहे हैं, तो रविवार में से 1 माइनस करते। भाई क्या करते, रविवार में से 1 माइनस करते। आगे जाते तब प्लस, पीछे जाते तब माइनस, दोनों का अंतर लेना होता है और 7 का भाग देना होता है, शेष दिन देखने होते हैं। इससे ज्यादा इनमें कुछ
है नहीं। ये आपके मैथ के अच्छे से सवाल थे। रीजनिंग के मैक्सिमम 5 सवाल आते, कभी 4 आ जाते, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते। मैथ के आप 15 से 16 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और इनमें से रीजनिंग में भी 1-2 सवाल आपके मैथ के क्या आ जाता है, मैथ के में से ही आ जाते हैं। कभी कभी आपके अनुपात का सवाल ही रीजनिंग का सवाल बना जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ, और नेक्स्ट पेपर में थोड़ी तैयारी करके आना, थोड़ा पढ़ के आना, ताकि आपको पेपर आसानी से कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।